So very good morning to all of you bete. So we are doing the chapter of staffing जिसमें हमने process of staffing में पहला step already discuss कर लिया है which is estimating manpower requirement. Second step हमने recruitment start किया था. Recruitment के internal sources हो गए, उसके merits limitations हो गए. We were discussing external sources. ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्सेज में बेटे हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे. नाउ लेट अस डिस्कस दी अदर्स व्हिच वर लेफ्ट. द सिक्स्थ वन, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स तक हमने कर लिया था. नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट. आई थिंक एवरी वन ऑफ यू इज अवेयर ऑफ दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक है, आप में से कोई कजन, आपका कोई कजन, कोई फ्रेंड, ब्रदर, आपने सुनी होगी ये टर्म कि इसकी कैंपस प्लेसमेंट हो गई है. सो व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट? कंपनीज नाउअडेज दे अप्रोच वेरियस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, and there they take interview of the students, and if they find the suitable candidates they recruit them. So it's these days it's becoming a very popular source of recruitment for technical, professional and managerial jobs. हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी या बैंगलोर में यूनिवर्सिटी से या सिम्बायोसिस पुणे से, क्राइस्ट बैंगलोर से ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, तो maximum of them they get campus placements. So they call us and tell us कि हाँ जी मैम मेरी यहाँ पे placement हो गई है. ठीक है, so this is becoming a very popular source these days. क्या करती हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अपना एक लाइसेंस मेंटेन करती हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल्स के साथ, टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सन. इनका मेन मकसद क्या होता है कि फ्रेश टैलेंट को वहीं से उठा लेना, ग्रेजुएट्स को उठा लेते हैं ये लोग बेटे, ताकि उसको अपने अकॉर्डिंग, वो अपनी जॉब के अकॉर्डिंग स्किल्स उनको टीच कर सके, ट्रेन कर सके. सो सेकेंडली जब वो कॉलेज लेवल से उठाते हैं, इनिशियली अभी उनको वो पास आउट भी नहीं हुए और उनको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है, तो कंपनी के व्यू पॉइंट से वो अपना सैलरी पैकेज कम रखते हैं, लेकिन बच्चे के व्यू पॉइंट से ये जो पैकेज है काफी अच्छा होता है क्योंकि उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है. ठीक है, सो इन दिस वे दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ देम. ठीक है, इसको हम कैंपस रिक्रूटमेंट कह देते हैं. ओके, next is recommendations of employees. Again a very simple method of recruitment, source of recruitment. You are working somewhere, so all of a sudden उस organization में कोई एक person छोड़ के चला गया है and your organization is in need of staff, urgent need of staff. तो आपने कहा कि मेरा ऐसे ऐसे कजन है, वो भी रिसेंटली पास आउट किया है, आप कहो तो मैं आपको उसके साथ मिलवा देता हूँ. सो कंपनी आपने रिकमेंड किया, ठीक है, आपने अपने कजन के लिए नाम रिकमेंड किया. अब कंपनी देखो सोचेगी कि आप अगर अच्छे हो, है ना, आपका एक अच्छे एम्प्लॉय का एक रिलेटिव जो है, तो कंपनी के ऊपर यही इंप्रेशन जाएगा कि ही इज गुड इनफ फॉर हिज जॉब, हिज कजन वुड आल्सो बी द सेम. ठीक है, एंड मोर ओवर उनको पूरा जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, इट विल नॉट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस. मतलब आप अगर एक एम्प्लॉय को रिकमेंड कर रहे हो, एम्प्लॉय आपके थ्रू उस कंपनी को जानता है और आप उस पर्सन को जानते हैं. सो बोथ दे आर अवेयर ऑफ ईच अदर्स फैक्ट्स. सो मतलब जब आप ही रिकमेंड करोगे, आप अपने कजन को जिसको आप रिकमेंड कर रहे हो और अपनी कंपनी को, दोनों को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे. ठीक है, सो विच मीन्स द चांसेस ऑफ कंपनी गेटिंग द गुड एम्प्लॉय इज are far high in this case. ठीक है, okay, so next is बेटे लेबर कॉन्ट्रैक्टर. लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कौन होते हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज के साथ, लेबरर के साथ, जनरली ये जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, मैं ये पहले ही बता दूं, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए सूटेबल होता है. तो अगर आपकी कंपनी को सपोज करो एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है, यू गॉट दी ऑर्डर फॉर एक्सपोर्ट, जो कि आपको 3 महीने में पूरा करना है, तो उसके लिए आपको डे और नाइट शिफ्ट लगानी पड़ेगी. तो
तो आपको 100 वर्कर्स और चाहिए उसको फुलफिल करने के लिए। तो उस केस में बेटे आपको 100 वर्कर इमीडिएटली चाहिए। आप कैसे रिक्रूट करोगे 100 वर्कर? आप अगर बाहर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हो, यानी आप बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा देते हो कि आपको 100 वर्कर की जरूरत है, तो हो सकता है 100 वर्कर आपकी फैक्ट्री के बाहर से ना निकले और उनको ना पता चले कि आपकी फैक्ट्री में ऐसे वैकेंसी है ना। तो उस केस में मोस्ट सुटेबल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ठेकेदार होते हैं ये। कॉन्ट्रैक्टर मींस ठेकेदार। आपने ठेकेदार को फोन किया, ठेकेदार जो होता है उसके पास, या कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसके पास, वो वर्कर्स के साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाए रखता है। सपोज करो वो किसी एक पर्टिकुलर गांव को बिलोंग करता है, तो जितने भी उसके गांव के लोग अर्बन एरिया से रूरल एरिया में शिफ्ट हुए हैं, वो उसके पास उन सबके नंबर हैं। तो वो किसी भी टाइम उनको कॉन्टैक्ट कर सकता है और उनको बता देता है कि भाई ये देखो, ये इस फैक्ट्री में 100 वर्कर की जरूरत है, काम करना है तुमने। तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इन इंडिया इज इन नीड ऑफ वर्क। लेकिन कई बार उनको पता नहीं होता है कि जॉब वैकेंसी कहाँ पे है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है शॉर्ट नोटिस पे ही आपके लिए वर्कर्स अरेंज कर देता है। उसके बदले वो वर्कर से भी कुछ कमीशन लेता है और एम्प्लॉयर से भी कुछ कमीशन लेता है। अब इसका ये बहुत ही अच्छा एक सोर्स है अनस्किल्ड वर्कर्स को हायर करने का। द ओनली डिसएडवांटेजेस कि अगर कॉन्ट्रैक्टर का आपके साथ कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैं काम छोड़ के जा रहा हूं, तो उसके साथ वो सारे वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्टर लेके आया था वो भी छोड़ के चले जाएंगे। दे विल फॉलो द सूट। क्लियर? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज एडवर्टाइजिंग इन टेलीविजन। ये भी एक अब पॉपुलर हो गया, टीवी के ऊपर आप ऐड दे देते हो। उसकी भी काफी इंपॉर्टेंस आजकल बढ़ रही है। आई वुड से कि OTT प्लेटफॉर्म आने के बाद थोड़ा सा कम हो गया है, वेब के बाद थोड़ा सा कम हो गया, बट देन वी हैव टू डिस्कस ऑल दी सोर्सेस। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं टीवी पे हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन और हमें इस पोस्ट के लिए इतने क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत है। ठीक है, सो दिस इज अगेन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज वेब पब्लिशिंग। तो वेब पब्लिशिंग जैसे इंटरनेट आजकल काफी कॉमन है, तो काफी वेबसाइट्स हैं जो कि इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिजाइन की गई हैं। these been dedicated for the purpose of providing such kind of information. जिनको जॉब की जरूरत है they can go to such website, और जिनको एम्प्लॉइज की जरूरत है they can also search these websites। ठीक है, तो जैसे naukri.com है, jobstreet.com है। तो ऐसी वेबसाइट्स यू कैन विजिट टू recruit your employees। ठीक है, so any point which is not clear आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट क्लियर नहीं है। ऑल क्लियर बेटे? सबको क्लियर है तो जस्ट गिव अ थम्स अप। Okay, all right, so coming to the next, what are the various advantages and disadvantages of external sources? So बेटे आपको पता ही है, आप जब एक्सटर्नली अपने एम्प्लॉइज लेके आओगे तो आपको क्वालिफाइड पर्सोनल मिलेगा। आजकल इतने हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, तो जब आप पब्लिश करोगे अपनी वैकेंसी, हाँ, you will give an advertisement or by any other means, when you recruit your personnel, you will definitely get a qualified personnel। आपको अच्छा एक trained persons मिल सकते हैं, qualified persons मिल सकते हैं, क्योंकि you will have a wider choice, है ना। This is again another advantage of external source। आप इसको कंपेयर करते जाओ इंटरनल के साथ। आपने अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉइज को प्रमोट ना करके या ट्रांसफर ना करके एक्सटर्नली टैप किया एम्प्लॉइज को, तो यू विल गेट क्वालिफाइड पर्सन ऑफ कोर्स। सेकेंडली, यू विल गेट अ वाइडर चॉइस। अगर आप इंटरनली करते हो तो आपके पास वही अपने लिमिटेड पर्सन हैं जिसमें से आपको चूज करना पड़ेगा।
ऑन द अदर हैंड अगर आपने एक्सटर्नली रिक्रूट किया, या तो कैंपस प्लेसमेंट गए या प्लेसमेंट एजेंसीज के पास गए, यू विल हैव अ वाइडर चॉइस। तो आपके पास जब चॉइस किसी भी चीज के लिए बेटे चॉइस हो, तो आपको लगता है यस आप एक अच्छी चीज इसमें से चूज कर सकते हो। लिमिटेड चॉइस में से आपको लगता है नहीं मजा नहीं आया, हमें ऐसी चीज नहीं, हमें और एडेड फीचर्स चाहिए थे। बट व्हेन यू हैव वैरायटी you can make a good choice. So management has a wider choice using external sources. Then बेटे fresh talent, कई बार ऐसा होता है कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज को अगर हम प्रमोट करते हैं तो वो एक पुराना एम्प्लॉय है, तो एक फ्रेश टैलेंट, अब अगर हम टीचिंग में बात करें तो मेरे अभी पास आउट अगर कोई एक टीचर आएगा तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन वो टेक्नो सेवी जरूर रहेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ता है कि उसको एक्सपीरियंस्ड टीचर चाहिए कि उसको टेक्नो सेवी चाहिए, है ना। तो वो एक बैलेंस अगर वो मेंटेन बना के रखना चाहता है तो कुछ वो अपने प्रेजेंट को प्रमोट कर देता है और कुछ वो बाहर से ले लेता है। हर ऑर्गेनाइजेशन जनरली ऐसे ही करती है। सो ऑफ कोर्स फॉर सम पर्पसेस यू नीड अ फ्रेश टैलेंट, तो वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से आपको अच्छी चॉइस मिल जाती है, न्यू ब्लड आ जाता है, बट ये एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग जरूर रहता है। ठीक, देन बेटे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अगर कंपनी एक्सटर्नल सोर्सेज से टैप करती है तो एग्जिस्टिंग स्टाफ को दे विल हैव टू compete विद द आउटसाइडर। ऐसे इसको एक साइकोलॉजिकली देखो कि आपके ऊपर एक नया मैनेजर लग गया आ गया, तो आपको उसके आगे नंबर बनाने हैं, है ना। आपको अपनी प्रेजेंट पोजीशन मेंटेन करनी है, आपकी और आपके फ्रेंड की प्रमोशन ड्यू है, लेकिन आप में से किसी एक को ही मिलनी है। अब नया बॉस आ गया तो आपको उसके आगे अपना बेस्ट देना पड़ेगा, ताकि वो, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है, तो आपको अपना कैपेबिलिटी कैलिबर उसको शो करना है। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, यू विल नाउ compete with your colleague so as to have a good image before the new boss। तो इससे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एनहांस होती है, ठीक है। But then there are also limitations of external source. One, dissatisfaction among the existing staff. तो बेटे जब ऑर्गेनाइजेशन टाइम एंड अगेन बाहर से बॉस ले आती है, उस केस में एग्जिस्टिंग स्टाफ को डिससेटिस्फेक्शन रहती है, तो दे स्टार्ट हैविंग दिस फील कि भाई हमारी तो प्रमोशन होनी नहीं है, सो देयर इज नो यूज ऑफ पुटिंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, तो वी विल ऑल्सो नॉट बी डूइंग मच फॉर द कंपनी, क्योंकि ये कंपनी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। सो ये डिससेटिस्फेक्शन जो ब्रीड होती है प्रेजेंट एम्प्लॉइज में, दिस इज नेवर अ गुड साइन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। देन लेंथी प्रोसेस है, जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूट करते हैं तो आप पहले तो सारी वैकेंसीज आपको नोटिफाई करनी पड़ती हैं, फिर एप्लीकेशंस आती हैं, फिर आप उसको स्क्रीनिंग करते हैं, फिर आप उसमें टेस्ट कराते हैं, फिर आप इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। सो दिस इज अ लेंथी एंड कॉस्टली प्रोसेस, ठीक है। सो कॉस्टली भी हो जाता है क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट देनी है, उससे भी फिर इंटरव्यू लेते हो, आप अपना पूरा पैनल बुलाओगे, टेस्ट लोगे, तो टेस्ट के लिए भी कई बार आप एक्सटर्नल एजेंसीज को हायर करते हो। सो ऑल दिस बिकम्स अ कॉस्टली प्रोसेस। दिस मच इज क्लियर बेटे? दिस वाज द सेकंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो कल को आप एक अपनी फर्म खोलते हो, आपको स्टाफिंग करनी है ना, तो सबसे पहले तो आपने मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट कर ली, उसके बाद आपके पास यू हैव इट ऑन योर टिप्स के हाँ जी इतने लोग आपको चाहिए, इतने इस पोस्ट के लिए चाहिए, तो आपने रिक्रूट किया उनको। अब रिक्रूटमेंट हो गई है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप है। रिक्रूटमेंट नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉई जो आपकी कंपनी के लिए you motivate the people to apply for the jobs in your organization, so it's a positive step. Whereas selection, the third step in the process of staffing, मतलब क्या है selection का बेटे? Selection is the process of identifying and choosing the best person out of the number of prospective candidates for the job. इस जॉब के लिए 10 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन आपको 2 लोग
अपॉइंट करने हैं तो आपको 10 में से 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सिलेक्ट करने पड़ेंगे मतलब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन 10 में से कौन सा पर्सन जो है वो इस जॉब के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, कैसे सिलेक्शन करते हैं? अब सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस हो गया। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, यू इनकरेज, यू मोटिवेट पीपल टू अप्लाई, सो मोर एंड मोर पीपल, पॉजिटिव। लेकिन सिलेक्शन में आप लोगों को निकालते हो, सिलेक्ट करते हो, तो 10 में से 2 लोग आपने रखे। Now how does a selection takes place? What is the process of selection? So let us discuss the process of selection. First is beta preliminary screening. Preliminary means initial stage पे, screening मतलब screen shortlist कर दिया आपने। So preliminary screening से क्या होता है, मैनेजर जो है होता है वो अनक्वालिफाइड लोग या अनफिट जॉब सीकर्स जिन्होंने अप्लाई किया है, जब हम एडवर्टीजमेंट देते हैं तो हम लिख देते हैं कि हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये एक्सपीरियंस चाहिए। जिसके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है या ये एक्सपीरियंस नहीं है, या जो हम ये सैलरी दे रहे हैं, जो इस सैलरी जिसको मंजूर नहीं है वो अप्लाई ना करे। लेकिन फिर भी कुछ लोग अप्लाई कर देते हैं, some who do not meet the qualification mentioned in the advertisement, और some जिनमें वो क्वालिटीज है ही नहीं है जो हमने मांगी थी। ठीक है, अनफिट जॉब सीकर्स हैं, वो अप्लाई कर देते हैं। अब जब एप्लीकेशन फॉर्म आ गई तो हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं, यानी हम सबसे पहले जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, सपोज करो हमने MBA क्वालिफिकेशन, MBA फाइनेंस क्वालिफिकेशन रखी है, ठीक है, तो मैंने पहली एप्लीकेशन देखी वो MBA फाइनेंस है, साथ में मैंने कहा है कि बिलो 50 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए, तो पहली एप्लीकेशन में MBA फाइनेंस 52 इयर्स है, आई विल बी रिजेक्टिंग दैट। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में से निकल गया ये पर्सन, ये हमारी जॉब प्रोफाइल के लिए फिट नहीं है, ये हमारी क्वालिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा। सेकंड फॉर्म मैंने देखा, MBA फाइनेंस है, 35 इयर्स ऑफ एज है, उसका एक्सपीरियंस 2 इयर्स है, मैंने कितना बोला था 5 इयर्स, ये भी रिजेक्टेड। तीसरा MBA फाइनेंस है, 38 इयर्स ऑफ एज है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, दिस विल बी मैं ये नहीं कहूंगी सिलेक्ट हो गया, बट ये रिजेक्ट नहीं होगा, ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। समझ में आ गया किस तरह से कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, या स्टेप में क्या होगा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होगा, इसमें मैनेजर अनक्वालिफाइड लोगों को या जो कि अनफिट जॉब सीकर्स हैं उनको एलिमिनेट कर देगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन दी एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से हमें क्या फायदा होगा बेटे, ये लोग हमारी क्वालिफिकेशन को मीट ही नहीं करते हैं, सूटेबल है ही नहीं है, तो हमें पहले स्टेप पे पता चल गया, अगले स्टेप तक हम इनको लेके जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, ओके। उसके बाद होता है बेटे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गई, अब मेरे पास सपोज करो 100 एप्लीकेशंस आई थी, इसमें से अब रह गई 60 एप्लीकेशंस जो मेरी क्वालिफिकेशन को मीट करती हैं, जो एक्सपीरियंस जो मैंने मांगा है और जो सैलरी मैं देने को तैयार हूँ वो उस पर काम करने को तैयार है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को तो 2 रखने लोग, मेरे पास 60 आ गए, सो देयर हैज टू बी सर्टेन क्राइटेरिया हाउ टू मेक अ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन टेस्ट्स टेक प्लेस। व्हाट इज अ टेस्ट? ये मैकेनिज्म है बेटे जिससे हम लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। इट कुड बी पेपर पेंसिल टेस्ट, इट कुड बी एन एक्सरसाइज टेस्ट। पेपर पेन, अगर सपोज आपने टीचिंग जॉब के लिए कोई अप्लाई करना है तो आपका पेपर पेन टेस्ट, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, तो एक पेपर पेन टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड,
अगर आपकी जॉब है, आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो उस केस में आपको पेपर पेन टेस्ट लेने की जरूरत नहीं, आपको उसकी फिटनेस बॉडी की देखनी है। तो उसके लिए आपने उसको कोई एक्सरसाइज दे दी, कुछ रेस दे दी, कितने सेकंड्स में 100 मीटर रेस कंप्लीट करता है, कितने मिनट्स में, या कितने हर्डल वाली रेस कितने में करता है कंप्लीट, सो ऑन। ठीक है, सो इट कुड बी अ पेपर पेंसिल टेस्ट, इट कुड बी एन एक्सरसाइज टेस्ट। पर्पस क्या होता है टेस्ट का? टू मेजर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि किसी का एटीट्यूड देखना है, किसी का एप्टीट्यूड देखना है, किसी की डेक्सटैरिटी देखनी है। डेक्सटैरिटी मतलब आपको सपोज करो एक टाइपिस्ट चाहिए, है ना, तो वो उसका टाइपिस्ट किस बेसिस पे आप रखोगे? क्या आप उसकी क्वालिफिकेशन देखोगे या आप उसको रिटन टेस्ट दोगे? एनीवन? आपको अपनी कंपनी में एक टाइपिस्ट रखना है, तो आप उसका कौन सा टेस्ट लोगे? जस्ट थिंक ऑफ इट एंड लेट मी नो। एनीवन? रेज योर हैंड। बेटे वेरी सिंपल क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में, ओके, स्पीड टेस्ट। स्पीड किस चीज की स्पीड? वर्ड पर मिनट। ओके जसदेव, वेरी गुड जसदेव एंड सुखमन, इन्होंने कहा स्पीड देखी जाएगी कि 1 मिनट में वो कितने वर्ड्स करता है। इसको बोलते हैं डेक्सटैरिटी। आपकी फिंगर्स, आपके हाथ कितने फास्ट चलते हैं, दिस इज डेक्सटैरिटी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ऐसा काम है जिसमें आपको डेक्सटैरिटी की जरूरत, तो आप डेक्सटैरिटी टेस्ट ले लीजिए। देन इंटेलिजेंस टेस्ट्स आर आल्सो देयर, देन पर्सनालिटी टेस्ट्स आर आल्सो देयर। ठीक है, तो let us see what are the various tests on the basis of which selection of the candidates take place. First is intelligence test. ठीक है, तो बेटे इंटेलिजेंस टेस्ट एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है which is used to measure the level of IQ of an individual. You know what is IQ? IQ क्या होती है? आपने सुना इसका IQ लेवल बहुत हाई है, इंटेलिजेंस कोशेंट। So who conducts these tests? Mainly psychologists. हमारे पास एक फॉर्मेट होता है कुछ क्वेश्चंस का। अगर आप भी अपना आईक्यू लेवल चेक करना चाहते हैं, आप वेबसाइट कोई भी गूगल पे सर्च करिए आईक्यू टेस्ट, ठीक है, वो आपको क्वेश्चंस दे देगा, आप उसको उसी जितने टाइम पीरियड में उसने बोला है उसमें कंप्लीट करिए एंड इट विल टेल यू योर आईक्यू। ठीक, तो इंटेलिजेंस टेस्ट हम या आईक्यू किसी पर्सन का क्यों देखना चाहते हैं? बेटे हम ये देखना चाहते हैं कि उस पर्सन की लर्निंग एबिलिटी कैसी है, वो उसकी एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, ठीक है, जजमेंट्स कैसी है। नेचुरली अगर हमारे पास 2 पर्सन है, एक जिसका आईक्यू लेवल 4 है, एक जिसका आईक्यू लेवल 16 है, तो ऑब्वियसली किसकी लर्निंग एबिलिटी ज्यादा है? जिसकी आईक्यू ज्यादा है, तो वही पर्सन ज्यादा अच्छे से डिसीजंस ले पाएगा, जजमेंट कर पाएगा। ठीक है, सो आईक्यू लेवल चेक करना इज वन ऑफ द टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। सेकेंड है बेटे एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? एक इंडिविजुअल का पोटेंशियल नई स्किल सीखने में कितना है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट जब हम लेते हैं, ये बताते हैं अबाउट द कैंडिडेट्स कैपेसिटी टू डेवलप, क्या उसका एप्टीट्यूड। नाउ लेट अस से अब हम टीचिंग में हैं, अब जूम क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस लगाई हमने, ठीक है, देन देयर इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमिंग अप। So what is our aptitude like? Do we have the aptitude of learning new skills? Supposing जिन टीचर्स में ये का एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था, यानी जो टीचर्स नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब they were not like suitable for this job, right? So उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपका एप्टीट्यूड बताता है what is your capacity to develop. Okay, so third is बेटे personality test. So personality test एक पर्सन के इमोशंस के बारे में, उसके रिएक्शंस, उसका मैच्योरिटी लेवल, उसका वैल्यू सिस्टम। आजकल आपको पता है एक नई टर्म आ रही है EQ, इमोशनल कोशेंट।
तो कंपनीज जो है वो फोकस कर रही है नॉट ओनली ऑन IQ बट मोर ऑन EQ, इमोशनल कोशेंट। आप कितना एम्पथाइज करते हैं दूसरों के साथ, आप कितना सोशली इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ, आप मुश्किल टाइम पे कितने जल्दी घबरा जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इमोशनल कोशेंट आपकी मेजर करता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब यही है, टू असेस पर्सन्स इमोशनल कोशेंट। आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो फटाफट झगड़ा करने लग जाता है अपने स्टाफ के साथ, तो इसका मतलब ही कैन नॉट प्रूव टू बी अ गुड बॉस। मैनेजर देख लेगा कि ये इसका तो बहुत जल्दी, ये तो अपनी बात इसको कोई क्रॉस करे तो ये झगड़े पे उतर आता है, तो इसका मतलब कल को एक अच्छा लीडर प्रूव नहीं हो सकता। सो ऑल दीज क्वालिटीज आर असेस्ड बाय दीज टेस्ट्स। देन बेटे ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या है? ट्रेड टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जिस काम के लिए वो आया है उसकी स्किल्स कैसी हैं। सपोजिंग आप कल को एक अकाउंटेंट के जॉब या ऑडिटर के जॉब के लिए जाते हैं, तो आपको हमने वो ऑडिट करने के लिए अकाउंट्स दे दिया और देखा कि आप कितने अच्छे से इसको कर पाते हो, ठीक है। तो आपकी जो नॉलेज, आपकी प्रोफिशिएंसी एरिया ऑफ प्रोफेशन में देखी जाती है इन टेस्ट से, ठीक है। मतलब ट्रेड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या फर्क है? एप्टीट्यूड टेस्ट में आप ये देखते हो व्हाट इज योर पोटेंशियल टू एक्वायर स्किल्स। ट्रेड टेस्ट में आप ये देखते हो अबाउट द एक्चुअल स्किल्स व्हिच यू आर पोजेसिंग। देन बेटे देयर इज एन इंटरेस्ट टेस्ट। हर इंडिविजुअल को कुछ जॉब्स के लिए फैसिनेशन होती है। इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन। सो इन केस आपने टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई किया है, हमने आपका इंटरेस्ट टेस्ट लिया, तो वी केम टू नो यू बेसिकली हैव नो इंटरेस्ट इन द टीचिंग। आपका बच्चों में कोई खासा ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चों को आपकी बात समझ में आए या बच्चों का कोई फायदा हो। यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है। सो इन दैट केस अगर आपको लगता है कि नहीं इसका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके लिए कैंडिडेट इसका मतलब सूटेबल नहीं है, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन का सेकंड स्टेप। पहला टेस्ट था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है। सेकंड स्टेप है कंडक्टिंग टेस्ट्स। कमिंग टू द थर्ड स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, दैट इज इंटरव्यू। employment interview. What is interview? But it is a communication, but two-way communication and in-depth communication conducted to evaluate candidates suitability for the job. देखो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में ये कैंडिडेट पास होके आ गया आपके पास, टेस्ट कंडक्ट किया आपने, जो भी पर्टिकुलर टेस्ट आपने कंडक्ट करना था वो अब 60 में से सपोज करो 30 कैंडिडेट्स ने ये टेस्ट क्लियर कर लिए। नाउ यू हैव 30 कैंडिडेट्स, लेकिन आपको सिर्फ 2 कैंडिडेट्स इसमें से सिलेक्ट करने हैं। सो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको फेस टू फेस एम्प्लॉय से बात करने में ही पता चलती है उनके बारे में, उनकी लुक्स, उनका पर्सनालिटी, वे ऑफ टॉकिंग, हाउ दे रिएक्ट, ठीक है। इवन दो आपने सपोज करो उनका पर्सनालिटी टेस्ट भी लिया है, लेकिन फिर भी वो जॉब के लिए कितना सूटेबल है उसकी इवैल्यूएशन आप सिर्फ उसके साथ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करके ही ले सकते हो। सो बेसिकली इंटरव्यू इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन conducted to evaluate applicants suitability for the job. जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसको हम इंटरव्यूअर कहते हैं, जो दे रहा है वो इंटरव्यूई होता है। सो यहाँ पे इंटरव्यूअर का जॉब क्या है कि इंटरव्यूई से वो इंफॉर्मेशन लेना जो कि उसको जाननी है उसको जॉब देने के लिए, ठीक है। लेकिन आज का टाइम थोड़ा ऐसा है कि जो इंटरव्यूई है वो भी इंटरव्यूअर से इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है, ठीक है ना। आई एम एन एक्सपीरियंस्ड member of the organization. Tomorrow if I want to say
go for my job in some other institution, so I can ask the interviewer, what is your pay scale, what are you offering me so that I leave my existing job. ठीक है, so you can also seek information from the interviewer. ठीक है, अब इंटरव्यू एक तरह से आपको बता देगा कि आपके जॉब के लिए सुटेबल कैंडिडेट कौन है. आप उनको, अब आपने सिलेक्ट कर लिए अपने कैंडिडेट, सपोज करो आपने 4 कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए जिसमें से आपने 2 को जॉब देनी है, इंटरव्यू के बेसिस पर 4. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप इनका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करेंगे. रेफरेंस, हम जब एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं एम्प्लॉय से तो हम वहां पर एक रेफरेंस का कॉलम रखते हैं. ठीक है, तो उसमें आपको 1 या 2 रेफरेंस देने को कहा गया होता है. रेफरेंस का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जिसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन हो, जिससे हम आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. हाँ, वो आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए. इट कुड बी योर पास्ट एम्प्लॉयर, it could be your friend, it could be your school's principal, your college's principal, your college head girl, head boy, anyone like that. Okay, so let's wind it up and we will do it tomorrow as the time is up.